ऑब्जर्वेशन, यानी कि हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसकी क्या ऑब्जर्वेशन ली, वो इंपॉर्टेंट है और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चों हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1887 में, 1887। अब देखो किस्मत, हर्ट्ज जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन EMW एमिशन, यानी EMW के जनरेशन पे, कि EMW वेव्स को जनरेट करना है मुझे और उसको स्टडी करना है। यानी वो एक तरीके से लाइट की वेव थ्योरी पे काम कर रहे थे और एक्सीडेंटली वेव थ्योरी पे काम करते करते उन्होंने इसका पार्टिकल नेचर डिस्कवर कर लिया। पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक में। अब कैसे हुआ वो समझा देता हूं आपको, है ना। सर्किट में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्सपेरिमेंट मोटा मोटा आपको समझा देता हूं। ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर का काम है, और यहां जो प्लेट्स लगी हुई है, इंडक्टर का काम है कि इस पे धीरे धीरे चार्जेस डेवलप करना प्लेट पे। ये मेटल की प्लेट लगी हुई है ना, ये मेटल की प्लेट्स है, ये भी एक मेटल की प्लेट है। तो दो प्लेट्स लगी हुई हैं, इनके बीच में यहां पर मेटेलिक स्फीयर्स लगे हैं। ये दोनों जो हैं ये मेटेलिक स्फीयर्स हैं, मेटल स्फीयर्स, ठीक है। अब इन मेटेलिक स्फीयर्स का काम क्या है? इनका काम है स्पार्क जनरेशन। इनका काम क्या है? स्पार्क जनरेशन। कौन से स्पार्क? वोल्टेज स्पार्क जनरेशन। कैसे होता है देखो, यहां से चार्ज किया, जैसे जैसे मेटल्स के ऊपर चार्जिंग होती जाएगी, ये वाला भी प्लस चार्ज होता जाएगा, ये यहां पर माइनस है, यहां माइनस डेवलप होता जा रहा है, तो प्लस चार्ज डेवलप होता जा रहा है, माइनस चार्ज डेवलप होता जा रहा है। फाइनली क्या होता है? फाइनली ये जो बीच में गैप दिख रहा है दैट इज फॉर एयर। अब ये एयर में से एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता है क्योंकि इतना ज्यादा चार्ज हो गया कि एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इसने। इस पॉजिटिव चार्ज ने एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, नेगेटिव चार्ज ने एयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। तो इधर से इधर तक एक कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है बाय द मीडियम ऑफ स्पार्क। तो सपोज करो ये दोनों हैं, ये है आपका एक स्फीयर, ये है दोनों स्फीयर, तो इसके बीच में एक स्पार्क जनरेट होता है। तो ये स्पार्क क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि जो एयर है, एयर इज नाउ, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होने लग गए। तो कैसे पता चला? स्पार्क जनरेट हुआ। जब स्पार्क जनरेट हुआ तो उसमें से वेव्स निकली, क्योंकि हमेशा याद रखना व्हेन द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चलो यहां पर हम बात आई गई, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा दो तरीके से बिहेव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होते हैं तो उनकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड, याद रखना एक्सीलरेटेड, या जिसको हम बोले बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस का मतलब ही होता है कि एक्सीलरेशन। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सीलरेटेड they will have both electric field and magnetic field, varying electric field and magnetic field। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये? varying electric field and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होने लगती है कुछ इस तरीके से। अब ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गई परपेंडिकुलर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर इसके क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने टेढ़ा बताया है ये इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो कब होती है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड। तो इनके बीच में यहां से यहां तक धक्का मारा इलेक्ट्रॉन को, तो जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव साइड अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइड पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेटेड। जब इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन आता है
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में प्रोड्यूस करते हैं। तो एक वेव प्रोड्यूस हुई, वो वेव कैसी हुई, ये वेव यहां से यहां तक पहुंची और यहां देखा तो ये कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करी। तो ये काम किस पे कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन पे कर रहा था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इधर आई तो यहां पर भी स्पार्क दिखाई दिया। तो ये जो पीस है, ये जो पीस है इसे कहा गया डिटेक्टर लूप, और ये जो पार्ट है इसे कहा गया जनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता कैसे चला, यहां स्पार्क हुआ, उसके कारण इस डिटेक्टर लूप में भी स्पार्क हुआ। तो ये मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। ये तो हुआ मोटा मोटा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। तो उसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ईएमडब्ल्यू प्रोड्यूस करी। वो डिपेंड करता था कि इनकी चार्जिंग किस तरीके से दे रहा हूं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है डिटेक्टर में देखी गई। अब इनमें से ही जब एक रे यूवी रेस थी, अल्ट्रावायलेट रेस, आपको पता है अल्ट्रावायलेट रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा हुआ है। तो यूवी रेज वर आल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली। पर अब आती है बात, यूवी रेज में यहां जो स्पार्क प्रोड्यूस हुए ये हाई थे, हाई वोल्टेज स्पार्क्स। ये कब प्रोड्यूस हुए, जब कौन सी रे आ रही थी, यूवी रे, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और यूवी रेस की भी कौन सी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहां पर हाई वोल्टेज स्पार्क हुए। और इस यूवी रेस के लिए इसने यहां पर क्वार्ट्ज यूज किया। क्या यूज किया, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्या होता है, अलाउ करता है यूवी रेस को अपने में से पास करना। तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये यूवी रेस है। अब ये क्वार्ट्ज में से जब ये निकले, यहां पर जो स्पार्क्स प्रोड्यूस हुए वो हाई वोल्टेज स्पार्क थे। तो डिटेक्टर लूप में हाई वोल्टेज स्पार्क उसने देखा। तो इसका मतलब उसने ये बोला कि यूवी रेस जो हैं दे वर एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ देम, बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स विच वर एमिटेड दे वर प्रोड्यूसिंग द हाई वोल्टेज स्पार्क्स। हाई वोल्टेज स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो हम लोग क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इज दैट when UV rays of definite frequency fell on the metal, then high voltage spark were seen in detector loop। तो यहां से जब ये यूवी रेस यहां गई तो यहां पर देखा हाई वोल्टेज स्पार्क मुझे मिल रहा था। वो कब था, जब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की यूवी रेस इस पे फॉल करी। तो यहां से क्या चीज कंक्लूड करें, यहां से ये कंक्लूड किया कि यूवी रेस जो है उनकी वेवलेंथ होती है कम और उनकी एनर्जी होती है ज्यादा। तो यूवी रेस के लैम्डा तो आपका होता है लेस, पर उनकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई, इसलिए उनमें जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो हाई। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ फ्रॉम मेटल सरफेस। तो देखो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ मेटल सरफेस पे, कहां से हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस। तो ये जनरेट क्या कर रहा था, जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर क्या पता चल गया, पार्टिकल नेचर मालूम पड़ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड एंड हाई वोल्टेज स्पार्क्स वर ऑब्टेन्ड एट द डिटेक्टर लूप। यहां पर हाई वोल्टेज स्पार्क मिल गए थे। तो ये तो हो गया अपना हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन।
और एक बात और यहां पर मैं बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूं, हर्ट्ज ने जो EMW अलग अलग टाइप की जनरेट करी वो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया जो कि इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा था, दैट वाज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट 1/LC, इसके इक्वल फ्रीक्वेंसी थी और इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट को आप लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हो, है ना। हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट पड़ा वो हर्ट्ज के, वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, फेमस एक्सपेरिमेंट टू जनरेट EMW वेव्स, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरीके से मेजर होती है अंडर द रूट 1/2 पाई अंडर द रूट 1/LC। L क्या है? इंडक्टेंस है, C जो है कैपेसिटेंस है। ऑलराइट, हेल्बेक एंड लेनर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज अराउंड कंडक्टेड फ्रॉम बिटवीन 1886 टू 1902, और ये एक्सपेरिमेंट का बेस लेकर के आगे जाकर के आइंस्टाइन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो इक्वेशन दी। तो एक्सपेरिमेंट समझे पहले, एक्सपेरिमेंट का जो नेटवर्क है ये समझ लीजिए पहले। इधर देखिए, दो मेटल की प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट्स हैं, एक मेटल की प्लेट, ये दूसरी मेटल की प्लेट। ये दोनों मेटल की जो प्लेट्स हैं ये एक चैम्बर में प्रेजेंट है, एक ट्यूब में प्रेजेंट है। दिस चैम्बर इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब इसमें से जो है इसको वैक्यूम कर दिया है, इसमें से जितना भी एयर था वो पंप आउट कर दिया है। साथ ही साथ यहां जो ओपनिंग दे रखी है ये क्वार्ट्ज की बनी हुई है। क्वार्ट्ज जो है यूवी रेस को अलाउ करता है अपने में से जाना, तो यहां से यूवी रेस इस पे फॉल कर रही है। अब आगे बढ़े पहले, अभी आगे क्या होगा वो हम सुनेंगे, पर आगे देखें, ये वायर का नेटवर्क है, ये एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर का काम है टू मेजर द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये आगे की लगी है, और कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर आप लोगों ने मोटर और जब जनरेटर पढ़ रहे थे वहां पर भी कम्यूटेटर था। तो कम्यूटेटर का काम है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कैसे काम करता है मैं समझाता हूं। आगे हम देखें, आगे एक रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट का काम होता है कि रेजिस्टेंस को चेंज करना, रेजिस्टेंस के चेंज करने से करंट चेंज होगा। और आपके पास एक बैटरी भी दिया हुआ है, बैटरी है पावर सोर्स। अब इधर देखें, जब ये लाइट रेज, यूवी रेज है ना, यूवी रेज का क्या फायदा है? दे आर ऑफ लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इन शॉर्ट, दे आर ऑफ हाई एनर्जी। तो जब ये मेटल प्लेट्स पे फॉल करती है, इस वाली मेटल प्लेट पे फॉल करती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है, यानी इसकी जो एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन यूं आया, ये इलेक्ट्रॉन गए, वो इलेक्ट्रॉन यहां गया, वापस यहां गया। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये तो डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट। तो मैं बोल दूं करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। करंट यहां से यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, वापस करंट आई यू फ्लो कर रहा है। तो ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं क्योंकि आपको करंट की डायरेक्शन से समझ आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन यूं गए, यहां से यूं फ्लो हो रहे हैं, यानी कि करंट यूं डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से एक सर्किट अपना कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम कहते हैं फोटो करंट।
ये फोटो करंट क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कारण जो करंट फ्लो होगा, इसके कारण जो करंट फ्लो होगा, दिस इस करंट इज नोन एज फोटो करंट एंड दिस फोटो करंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एमीटर। दूसरी बात, अगर ये इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो पोटेंशियल डिफरेंस की, अभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है, जो बैटरी ये लगाई हुई हमने, तो बैटरी सपोज 20 वोल्ट की है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। ऑलराइट, अगर मुझे इन दोनों एंड को चेंज करना है तो कम्यूटेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कम्यूटेटर कैसे चेंज करेगा डायरेक्शन करंट की? तो उसको देखो, ये जो दोनों मिले हुए हैं इसकी जगह पे अब जो कनेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो। तो अब ये देख लो, ये वाला एंड जो पॉजिटिव वाला एंड था अब नेगेटिव से जुड़ गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगी। ये बात समझ आई? तो कम्यूटेटर का काम क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी इस वाले एंड को ये चाहे तो पॉजिटिव बना सकता है, चाहे नेगेटिव बना सकता है। तो अभी अगर जब इस तरीके का होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो मैंने पहले लगा के रखा था, यानी अगर ये दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं, ये दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं और ये दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये वाला एंड कौन सा बनेगा? पॉजिटिव एंड। ये क्लियर हो गया? तो कम्यूटेटर से हम लोग वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब सुनो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इसलिए ये एंड कहलाता है एमिटर एंड। एमिटर एमिट कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है। ये जो एंड है ये एंड कलेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं बोलता हूं कलेक्टर। ये क्लियर हुआ? ये वाला जो मेटल है इसको मैं बोल रहा हूं एमिटर, यहां से एमिट हो रहे, ये जो एंड है ये कहला रहा है कलेक्टर। दूसरा, ये पॉजिटिव है तो इसको एनोड भी बोलते हैं और इसको कैथोड भी बोलते हैं। बात समझना, एनोड चाहे कलेक्टर एक ही बात है। तो अगर मैं बोलूं एनोड पोटेंशियल, तो मैं किसका पोटेंशियल ले रहा हूं? ये वाले का पोटेंशियल ले रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कलेक्टर पोटेंशियल, तो भी सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का एक ही एंड है। ये वाले एंड को या तो मैं कलेक्टर बोल देता हूं या मैं बोल देता हूं एनोड। इसी तरीके से या तो एमिटर बोलता हूं या कैथोड। तो बुक के अंदर दोनों में से कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। अब ये कहानी हो गई पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। अब जो बात हम डिस्कस करेंगे वो है कि इस सेटअप से इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस आती हैं एग्जाम में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हेन द यूवी रेज फॉल ऑन द एमिटर और वी कैन से कैथोड, द photoelectric current was obtained. That means यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और इस तरीके से जाते हुए वापस यहां आ गए, तो हमें क्या मिल गया? फोटो करंट। तो पहला इसका क्या था? इफ यूवी रेज फॉल्स ऑन द एमिटर देन photo current was obtained. Photo current was obtained. दूसरा, अगर यूवी रेस को हमने नहीं डाला, सपोज यूवी रेस को इस पे फॉल नहीं करवाया, तो कोई करंट नहीं मिला। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? इफ नो यूवी करंट, यूवी रेस, देन देयर इज नो फोटो करंट। तो इसको यहां से हटा दूं, तो दिस इज द फोटो करंट। फोटो करंट, लेट मी से दैट इट इज डिनोटेड बाय IP. So if there is no UV rays falling on the emitter, then there was no photo current. चलो ठीक है, सही बात भी है, क्योंकि अब जो है
इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलती। थर्ड पॉइंट क्या है, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स किस जगह पे, एमीटर की जगह पे। तो जब एमीटर अल्कली मेटल्स का बना हुआ है, नाउ व्हाट आर अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्स आर द मेटल्स which are found in the first group of the periodic table। तो ये ग्रुप फर्स्ट ए, तो इसमें जो मेटल्स हैं वो सारे किसमें आ रहे हैं, अल्कली मेटल्स में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक ही इनके पास में इलेक्ट्रॉन होता है, फटाक से दे देते हैं और एमिशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे विल फॉर्म अल्केलाइन हाइड्रोक्साइड्स, यानी बेसिक इन नेचर। तो उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो अल्कली इन नेचर होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, सो उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। बेसिकली दे आर वेरी रिएक्टिव। तो ये जब मेटल, ये जो एमिटर है, जब ये अल्कली मेटल्स का बना हुआ होता है, जिसका मतलब है इसको याद कैसे करते हैं, हमारे टाइम में याद करते थे हम हलीना की रब से फरियाद। आप लोगों को कुछ अलग नाम है तो कुछ अलग से याद करिए, पर कौन कौन से है? हाँ यानी कि हाइड्रोजन, वो हम छोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं होता ना, हाइड्रोजन को छोड़ दो। लीना की रब से फरियाद, तो यहां देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है। तो सीशियम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, सीशियम का वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन इसका है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने देखा बहुत कम है। इसी तरीके से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, ये सारे जितने भी हैं इनके जो वर्क फंक्शन है ये कम होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको यूवी रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी कि फॉर अल्कली मेटल्स इवन व्हाइट लाइट विद लू, ऑर्डिनरी लाइट जो है ना, ऑर्डिनरी लाइट से, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट, यानी हमें स्मॉल वेवलेंथ, बहुत कम वेवलेंथ की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी लाइट से भी एमिशन हो रहा था। एमिशन का मतलब है फोटो करंट प्रोड्यूस हो गया। कौन से मेटल्स? तो इसमें ये आ गए सोडियम, पोटेशियम, सिमिलरली सीशियम। इस तरीके के अल्कली मेटल्स में ये देखा गया कि फोटो करंट ऑर्डिनरी लाइट से भी एमिट हो जाता है। चौथा, जो दूसरे मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, तो इन सब में ये देखा गया कि यूवी रेज, उसमें भी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स्ड के ऊपर, यानी अबाउ फ्रीक्वेंसी, अबाउ फिक्स्ड लिमिट, एक फ्रीक्वेंसी की कट ऑफ है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, अबाउ दैट लिमिट, उसके ऊपर वाली यूवी रेज से ही एमिशन पॉसिबल हो पाया। एमिशन का मतलब फोटो करंट पॉसिबल हो पाया, इसको समझो। यानी अभी आपको बताया ये पैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ये इस तरीके से पैकेट्स, ये पैकेट्स गए, एनर्जी पैकेट्स बोलो, फोटॉन्स बोलो, क्वांटा बोलो, एक ही बात है। तो ये जो यूवी रेज हैं, इनकी जो वेवलेंथ है और इनका जो फ्रीक्वेंसी है, तो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कही जाती है, जिसको आगे जाकर के नाम दिया गया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अबव फिक्स्ड लिमिट का मतलब है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कई बार आप लोग पढ़ते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब इस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर लाइट इस पे फॉल करती है, यूवी रेज फॉल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। इससे अगर ऊपर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाएंगे। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कही गई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
threshold frequency is the minimum frequency of the UV rays at which the electrons will be emitted. Photo electrons will be emitted. Below that frequency there will not be any photo electrons emission. इसका मतलब ये है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसको डिनोट किया गया न्यू नॉट से, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप जो इस पे फॉल करवा रहे हो वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट उसके बराबर होनी चाहिए, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो मैंने नहीं कहा वो जो ग्लूकोज का पैकेट दिया, वो ग्लूकोज का जो पैकेट है ना उसका एक मिनिमम साइज होना चाहिए। वो मिनिमम साइज का पैकेट जब अंदर इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तभी वो बाहर आएंगे। तो वो जो मिनिमम साइज का पैकेट है एनर्जी का, उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन बाय न्यू नॉट, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहा गया कि इनके लिए जो कि अल्कली मेटल्स नहीं थे उनके लिए यूवी रेज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब हम लोग देते हैं तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ऑलराइट, ये चारों ऑब्जर्वेशंस आपको समझ आ गई।